यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करके दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे आप आंसर लिखें ताकि आपको मार्क्स अच्छा है। चलिए, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है। 68 का करेंट अफेयर मैंने सिखाया था कि आप करेंट अफेयर नहीं भी जाने तो आंसर कैसे लिखें। तो इस क्वेश्चन में ये 69 बीपीएससी का पॉलिटी का 7-8 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर। इसको मैं देखता हूँ। क्रिटिकली एग्जामिन बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा ताकि 38 मार्क्स में आ जाए तो आप आंसर लिख सको। ये बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है बीपीएससी का, वो आते रहता है, तो इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कीवर्ड के पास पहुंच जाना है। कीवर्ड क्या है? एग्जामिन, वो भी क्रिटिकली। तो आपको जो बॉडी में लिखना है वो दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव बात लिखना है। अब जहाँ पे आप नेगेटिव लिखते हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि वहाँ पे थोड़ा सा भी वे फॉरवर्ड लिख दें। भाई ऐसा नहीं कि 38 मार्क्स में ही पूरा लिखना है, 7-8 मार्क्स में भी जो रूल है वो रूल है। हाँ, कम लिखना है, डायमेंशन पूरा देना है, ये आप ध्यान रखें। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रो के साथ शुरू करता हूँ मैं। इंट्रो मैंने लिख दिया हुआ है कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक इंडियन जुडिशरी का इनोवेशन है टू अपहोल्ड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट बीइंग अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। तो ये कैसे लिखा है मैंने वो बताऊंगा। इससे आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना हो कि भाई क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो हुआ क्या था कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 के आसपास। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया था ताकि लैंड रिफॉर्म हो, ज़मींदारों का जो ज़मीन है वो गरीबों को मिले, है ना। तो जैसे ही लैंड रिफॉर्म के लिए ये राइट टू प्रॉपर्टी को रोका गया, ख़त्म किया गया अमेंडमेंट द्वारा, तो लोग, जमींदार लोग भागते भागते किसके पास गए? सुप्रीम कोर्ट के पास। बोले भाई ये क्या हो रहा है, देखो ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी ला के फिर ये सब कर रहा है। तो पार्लियामेंट, एक शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में, उसने क्या बोला कि भाई देखो, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इवन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। बोला आर्टिकल 368 है भाई, सुनो जमींदार लोग, और अगर पार्लियामेंट चाहता है कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी ख़त्म कर दे तो वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हुआ, शंकरी प्रसाद ने ये बोला। अब हुआ क्या, ये मैंने हिंदी में लिख दिया है दोस्तों के लिए। अब हुआ क्या कि भाई पहली बात उन्होंने बोला कि भाई आर्टिकल 368 के हिसाब से आपका छीन लिया जाएगा, जो मन होगा पार्लियामेंट को कर सकता है। उसके बाद एक और आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई कोई लॉ अगर फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो फिर जमींदार लोग बोला कि ठीक है, आर्टिकल 368 समझ गया। अब बताओ आर्टिकल 13 के हिसाब से तो राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है और इसको कैसे पार्लियामेंट कर रहा है। तो फिर से बोलता है शंकरी प्रसाद केस में कि भाई जो लॉ का वर्ड यूज हुआ है आर्टिकल 13 में, वो ऑर्डिनरी लॉ के लिए अप्लाइड है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। मतलब कि आपका ज़मीन अब जाएगा भाई। तो ऐसा हुआ। उसके बाद जब ये जजमेंट आया तो मौज में आ गई कौन? पार्लियामेंट। बोला हाँ, सुप्रीम कोर्ट सही बात बोलता है, अब गरीबों को ज़मीन बांटेंगे। तो पार्लियामेंट ने फिर 17वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, 1964 में हुआ था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल, एक देखो शेड्यूल पहले 8 ही थे, फिर एक 9th शेड्यूल लाया गया। कौन सा? 9th शेड्यूल। इसमें क्या होगा, अभी आपने तेजस्वी जी का भी भाषण उसन में सुना होगा कि भाई जो रिजर्वेशन है, जो पिछला बार जो हम लोग बढ़ा रहे थे 75% कर रहे थे और 65% वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए, तो वो रद्द कर दिया था। तो उसको वो 9th शेड्यूल में घुसाएंगे। 9th शेड्यूल ये होता है कि भाई कोई भी लॉ इस शेड्यूल में अगर आप डाल देंगे, स्टेट असेंबली या फिर पार्लियामेंट, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट इसको जज नहीं कर सकता, मतलब स्क्रूटनी नहीं कर सकता है। ये ऐसा है 9th शेड्यूल, ऐसा था। तो भाई ऐसा था, अभी है नहीं, वो हम आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो बोला कि चलो पार्लियामेंट लेके आया कि भाई चलो, एक तो अमेंडमेंट किया और 9th शेड्यूल में बोला कि चलो सब जो लैंड रिफॉर्म वाला एक्ट है वो इसमें डाल दो। अब फिर से वो हड़बड़ हुआ, जमींदार लोग बोला अरे यार ये तो पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो भागते भागते फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए, वहाँ पे मिले गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967 में इन्होंने क्या किया, शंकरी प्रसाद को जो जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया। बोला ये क्या शंकरी भाई, तुम क्या बोलते रहते हो? ठीक है ना, ये हिंदी में लिख गया हूँ, तुम क्या करते रहते हो। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई देखो, पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रीज फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकता अंडर आर्टिकल 368 भाई। ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है।
उसके बाद बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ए लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। ये आर्टिकल 13 में सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आएगा, ऐसा गोलकनाथ ने कह दिया। अब जमींदार मौज में, लेकिन पार्लियामेंट फिर से दुखी कि साल ये क्या हो गया भाई अब, है ना। तो पार्लियामेंट जब दुखी हुई तो कहा रुको मेरे पास तो पावर है। उसने क्या किया, 1971 में फिर से एक अमेंडमेंट किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, और उसमें उन्होंने आर्टिकल 13 और 68 जो औकाती था इसी को अमेंड कर दिया। बोला क्या लिख दिया कि भाई देखो आर्टिकल 68 में अगर हम फंडामेंटल राइट भी हटा देते हैं तब कोई कुछ नहीं बोलेगा, और ये जो आर्टिकल 13 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएगा। देखो आर्टिकल 13 में बस ऐसा लिखा हुआ कि भाई जो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है उसको ख़त्म, लेकिन उसने लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो लॉ है ही नहीं, वो अमेंड करके 24th अमेंडमेंट 1971 में ये कर दिया गया, पार्लियामेंट कर दिया। अब फिर से लोग भागते वक्त कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से आए। अब हो गया 1973, यहाँ पे हुआ केशवानंद भारती केस, अभी आया। अभी केशवानंद भारती केस ने कहा कि भाई ये गोलकनाथ तुम क्या बोल रहे हो, इसको उसने भी गोलकनाथ को उल्टा साबित कर दिया और कहा कि ये 24th अमेंडमेंट एक्ट है, बिल्कुल सही है ये वाला, कि मतलब आर्टिकल 368 में फंडामेंटल राइट अगर पार्लियामेंट लेती है तो ले सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ नॉर्मल लॉ के अंदर नहीं आता है, ये सही बात है। ये केशवानंद भारती केस बोला। अब जब जो रूलिंग हो रही थी सब मौज में कि अरे वाह ये बढ़िया है, पार्लियामेंट पूरा मौज में कि हाँ अब आर्टिकल 368 में कुछ भी कर सकते हैं, और 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता ही नहीं है हिंदी में। तो भाई बात है कि फिर सुप्रीम कोर्ट बोला रुको रुको पार्लियामेंट ज़्यादा खुश मत हो, एक नया डॉक्ट्राइन लाया हूँ मैं। बोला क्या लाए हो, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बोला क्या है ये, बोला रूल दैट पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई तुम फंडामेंटल राइट खा जाओ, आदमी खा जाओ, कुछ भी कर दो तुम कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन तुम बेसिक फीचर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं कर सकते अमेंडमेंट से। पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है फंडामेंटल राइट को लेकर, लेकिन अब जब ये बात है बोला अब ये मतलब पूरा कहानी उल्टा हो गया। और इस जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में भी यूज किया गया, और उसमें क्या हुआ था 39th अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने कर दिया था कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होगा उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मतलब न्यायपालिका का उसमें स्क्रूटनी नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट इंदिरा नेहरू गांधी केस में कहा भाई ये तो जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन मैं बोला हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। बोला बड़ा दिक्कत है। फिर पार्लियामेंट आया हिंदी में, फिर पार्लियामेंट आया, बोला रुको मैं बताता हूँ। पार्लियामेंट इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसमें क्या किया इन्होंने, इंदिरा गांधी साहब ने मैडम ने, कि अमेंडेड आर्टिकल 368 फिर से अमेंड किया। अब वो डिक्लेयर्ड कि देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं लग सकता है, लिख दी। और कोई भी अमेंडमेंट को किसी भी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है, 1976 में लिखा गया। फिर भागते भागते लोग कहाँ पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट। भाई ये क्या हो रहा है। फिर मिल्कोस हुआ 1980 में, उन्होंने बोला कि ये प्रोविज़न ही गड़बड़ है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हम लोग केशवानंद भारती केस में ही बोल दिए थे आपको 1973 में कि आप कुछ भी करो लेकिन जुडिशियल रिव्यू को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा फिर से आया वो, और उन्होंने कहा कि भाई ये आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब आपको बताते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है फिलॉसफी, वैल्यूज़ एंड इंटेंट बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लिखा हुआ है, उसके पीछे क्या धारणाएं थे हमारे अम्बेडकर साहब का, नेहरू साहब का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसने लिखा था। तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा भाई कि ये होता है, इंटेंट ये था, कौन बताएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है, फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा भाई, फाइनल, उसके ऊपर कोई नहीं। तो जब फाइनल यही है तो वही बोला बेसिक स्ट्रक्चर हम ही देखेंगे, तो वही देखता है आजकल। तभी आप कोई भी लॉ बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट से जाएगा, और उसमें देखा जाए कि भाई ये कहीं बेसिक फीचर को तो वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर सब लोग बोलेंगे ठीक है चलो मान लिया भाई, तो तुम बताओ कि बेसिक फीचर होता क्या है। उन्होंने क्लैरिफाई किया ही नहीं, बोला, और तो क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन वेरियस जजमेंट जो हुआ, एक से
एक से बढ़ के एक जजमेंट, उसमें बताया कि देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर, हिंदी में लिखा हुआ। जैसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, जैसे सोवरेनिटी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप अमेंड करके सोवरेनिटी को खा नहीं सकते। जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ भी अमेंड। सेकुलरिज्म, आप बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बना देंगे या मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सेकुलरिज्म इज बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक है, हम बोले मोनार्की लेके आ जाएंगे, आप नहीं कर सकते। उसी तरह डेमोक्रेसी है, तो ये सब बेसिक फीचर है, और बहुत सारे बेसिक फीचर है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए तौर पर लिखा था। लेकिन जब आप, हाँ, तो इसके बाद सिग्निफिकेंस। अच्छा, आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्रिटिकली एग्जामिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या लिखना है? आपको इंट्रो लिख देना है, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर देना है केशवानंद भारती में। और ज़्यादा 7-8 मार्क्स का नंबर है, क्वेश्चन है, तो उसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। जब इंट्रोड्यूस कर दिए, उसके बाद आपको फिर ये एलिमेंट लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद ये लिख के कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन कुछ एलिमेंट है। और एलिमेंट फिर देखो, आपको 7-8 मार्क्स में मैंने पहले ही बोला, टाइम बहुत कम होता है, तो कुछ ऐसा बना दो, बादल, ऐसा बादल बना दो, और बादल बना के इधर लिख दो ये बेसिक फीचर्स ऑफ, सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चर लिख दो यहाँ पे। सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, रिपब्लिक, कुछ भी लिख दो आप ऐसे करके। तो ये फीचर लिख दिया और इंट्रोड्यूस। अब उसके बाद आप सीधे आ जाना सिग्निफिकेंस पे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को अपहोल्ड करता है। तभी तो भाई कोई लॉ बना दोगे और बोलोगे यही सही है, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा तभी होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे NGSC एक्ट आया था, जिसमें कहा था कि जजेस का जो नियुक्ति होगा एक कमेटी के द्वारा होगा, उसको उसने बोला नौटंकी बंद करो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी को, सॉरी, इंडिपेंडेंस को खा जाता है जुडिशरी का। तुम लोग फिर बोलोगे ये जज बनेगा, वो जज बनेगा, फिर पागल कर दोगे। उन्होंने रद्द कर दिया। फिर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब जैसे आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चल रहा था, उसमें क्या था कि भाई कोई कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, अपना पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करेगा और उसको किसी को बताना भी नहीं है कि, तो फंडिंग कहाँ से आया पब्लिक को पता ही नहीं रहेगा, तो दिक्कत होगा भाई। कोई जीतेगा, पता चला सब प्रोजेक्ट उस प्राइवेट कंपनी को ही मिल रहा है, तो आदमी को पता होना चाहिए ना भाई कि कौन पैसा दे रहा है। तो इसीलिए उसको भी इन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद अच्छा, अब जब ये लिखे ना सिग्निफिकेंस, तो उसके साथ एग्जाम्पल लिखना जरूरी है दोस्तों, एग्जाम्पल मस्ट है। मेंटेन फेडरल बैलेंस, जैसे SR बोमोई केस में हुआ था। उसके बाद मेड सुप्रीम कोर्ट एज गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकली। अब पहले क्या था कि हर चीज़ में कि भाई ये है कि नहीं है कि नहीं, मतलब कोई भी लॉ आया वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है, उसमें थोड़ा सा डर। अभी बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर कौन बोलेगा? तो इसका कहीं डिफाइन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही बोलेगा। तो भाई प्रैक्टिकली वही देख रहा है ना कि, तो यही मैं लिखा हूँ। लिमिट पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। अब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या है कि पार्लियामेंट जो मन सो कर सकता है, मतलब एक्ट बना सकता है, लॉ बना सकता है। अगर इसको लिमिट नहीं करोगे तो कुछ भी कर देगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कोई चेंज कर देगा, बोला अब ये नहीं रहेगा, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जरूरी है ये बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद फ्री स्पीच को प्रमोट करता है, इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में आप लिख लें और वहीं पे फिर चैलेंजेस लिख दें। चैलेंजेस भी हैं, क्या है चैलेंजेस? जुडिशियल ओवररीच। अब कुछ मैंने किया हूँ लॉ से वजह से, CA है मान लो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब आप कल आके बोलोगे ये गड़बड़ हो गया, तो भाई अब पार्लियामेंट जो पब्लिक ने इसको चुना है वो कुछ सोच समझ के बना रहा है। अब वो सोच समझ के बना रहा है, तो आप इसको हर बार कट कर दोगे तो पब्लिक के लिए काम कहाँ से कर पाएगा। तो जुडिशियल ओवररीच। अब भाई आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब के, लेकिन हीरो मत बनो। उसके बाद पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। भाई पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट, आप जब पब्लिक इसको चुनी है तो ये अपना लॉ बना रहा है उनके उसके अच्छे के लिए। अगर मान लो कि पार्लियामेंट सही से लॉ नहीं बनाता है तो अगला बार चुनाव होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे करेगा तो उसके सोवरेनिटी पे मतलब लिमिट कर रहा है। इनइफेक्टिव इन्फोर्समेंट, है ना। आप बोल दो, सुप्रीम कोर्ट बोल देगा भाई देखो हाईवे के 5 किलोमीटर में दारू नहीं बिकना चाहिए, ऐसा बोला था सुप्रीम कोर्ट। दिवाली में क्रैकर नहीं जलना चाहिए, ठीक है, दिल्ली में ऐसा उन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो पा रहा है क्या? नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जब मतलब कल्चर होता है उसके पीछे, क्या कल्चर है,
पुलिस इन्फोर्समेंट कितना है, ब्यूरोक्रेसी कितना चाहती है, पॉलिटिकल इंटेंशन कितना है करने का, वो सब डिपेंड आ जाता है। तो ये चैलेंज है इसका। अनडेमोक्रेटिक डिसीजन, देखो डिसीजन वहाँ पे जो लेता है वो जजेज लेते हैं। और जजेज कैसे होते हैं, वो बेचारे पढ़ लिख के गए हैं और यहाँ पे आए, उन्हें तो कोई चुना नहीं है लोग, है ना। और जो लॉ को वो बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लॉ कौन बनाया है, पब्लिक से चुना हुआ आदमी। तो अगर आप यानी कि डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी को एक कहीं पे बैठा हुआ कोई आदमी पढ़ लिख के वो उसको ख़त्म कर रहा है, ये थोड़ा सा एक चैलेंज है। सेपरेशन ऑफ पावर, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि भाई तीनों अपना अपना काम करेगा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। आप इसके अंदर नहीं घुस सकते, आप इसके अंदर नहीं घुस सकते। तो ये भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट घुस जाता है, कभी पार्लियामेंट घुस जाता है, तो ये इशू आता है। तो हमने बोला है जहाँ पे नेगेटिव हो वहाँ पे वे फॉरवर्ड जरूर लिखें। और वे फॉरवर्ड में ये है कि भाई ट्रांसपेरेंसी लाओ सिलेक्शन ऑफ जजेज में, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट बाय जजेज, सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करो। अच्छा, जब कोई लॉ बनता है ना, तो लॉ जब बना रहे हो तो भाई देख लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, पहले ही देख लो थोड़ा सा। अब वो कैसे देखोगे, तो भाई प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, वो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि देखो भाई ये लॉ है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, तो वो बताता है भाई ये दिक्कत है, ये ऐसे है। तो ऐसे अगर पहले ही कर ले तो भाई लॉ ख़त्म ही नहीं होगा, चैलेंज ही नहीं होगा। तो ये था वे फॉरवर्ड, और ये है आपका हिंदी। और कंक्लूजन, कंक्लूजन मैंने बताया है कि पॉजिटिव इन करें, और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसको थोड़ा सा लेके आए। तो कंसर्न तो है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया डिस्पाइट सम कंसर्न, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन has successfully protected our constitution, put constraint on parliament to safeguard the rights of citizen, which is ultimate essence of democratic country। तो ये मैंने एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव नोट पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट वाला, आप इसको ये नहीं बोल सकते ये गलत है। तो आप गलत इसी को बोल देंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो आप कमेंट जरूर करें अगर कुछ वैसा हो तो। थैंक यू।